अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्लोजिंग आवर और मैं हूं इरफान हैदर। अमेरिका ने पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम से मुंसलिक 4 कंपनियों पर पाबंदी आयद कर दी है। इन 4 कंपनियों में नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स भी शामिल है, जो एक सरकारी इदारा है। 2 रोज़ कबल अमरीकी महकमा खारजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाकिस्तान की जानिब से तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल टेक्नोलॉजी को मद्देनजर रखते हुए अमरीका पाकिस्तान की 4 कंपनियों पर पाबंदी आयद कर रहा है। मज़कूरा कंपनियों में नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स, इन्फ्लेट्स इंटरनेशनल, अख्तर एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड और रॉक साउंड इंटरप्राइजेज शामिल हैं। अमेरिका के मुताबिक यह कंपनियां बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों के फैलाव में किरदार अदा कर रही हैं। इसके जवाब में पाकिस्तान ने अमेरिका के इस इक़दाम को जानिबदार और दोहरा मयार करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। इस हवाले से दफ्तर खारजा के तर्जुमान के बयान के मुताबिक पाकिस्तान अमेरिका की जानिब से 4 कंपनियों पर पाबंदी के इक़दाम को अफसोसनाक और जानिबदार समझता है। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सलाहियत अपने खुद मुख्तारी का दिफा करने और जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए है। ये पाबंदियां अमन और सलामती के मकसद के खिलाफ हैं और इनका मकसद अस्करी अदम तवाज़ुन को बिगाड़ना है। अमेरिका की जानिब से इन पाबंदियों पर तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल भी सामने आया है। साबिक सदर आरिफ अलवी और बरतानिया में मौजूद जुल्फी बुखारी ने तो इसकी मुखालफत की, लेकिन पीटीआई अमेरिका के साबिक सदर और अमेरिका में बानी पीटीआई के फोकल पर्सन सज्जाद बरकी ने एक्स पर अपनी पोस्ट में पाकिस्तान पर लगने वाली पाबंदियों की हिमायत की। दूसरी जानिब शेर अफजल मरवत का कहना है कि सज्जाद बरकी के पास पार्टी का कोई ओहदा नहीं, उनके बयान को तहरीक इंसाफ से ना जोड़ा जाए। प्रोग्राम में आज इसी हवाले से हम बात करेंगे। बैनुल-अक़वामी उमूर की माहिर डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सीनियर एंकर पर्सन सैयद अली हैदर भी हमारे साथ मौजूद हैं। अली हैदर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहिबा, आपसे शुरू करेंगे। टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब वाइट हाउस में एक बड़ी तब्दीली होने वाली है अगले कुछ दिनों में, बाइडन की रुखसती और ट्रंप की आमद, इस दौरान पाकिस्तान पर इस किस्म की पाबंदियां, ज़ाहिर है ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, लेकिन जब भी हम देखते हैं कि कोई जमहूरी हुकूमत यहाँ होती है तो इन पाबंदियों का इतलाक अक्सर होता है। डॉक्टर हुमा बकाई साहब, आप सुन सकती हैं हमें? सैयद अली हैदर एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद है। अली हैदर, आप कहिएगा, पाकिस्तान पर इस मौका पर पाबंदियां, जब व्हाइट हाउस में बड़ी तब्दीली होने वाली है, क्या कहते हैं इस पर? देखिए, ये पाबंदियां इससे पहले भी लग चुकी हैं और ये सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से नहीं है। I'm sure हुमा बकाई साहबा इस बारे में बेहतर बता सकती हैं, क्योंकि ये पाबंदियां वक्तन फवक्तन चीन पर भी लगती आई हैं। और पाकिस्तान के हवाले से जो हमें अचंभे की बात लगती है वो ये है कि अमेरिका को ये क्यों लगा कि पाकिस्तान के मिसाइल जो हैं वो अमेरिका तक पहुंच सकते हैं। ये मेरे लिए एक बड़ी हैरानकुन चीज थी कि पाकिस्तान जो है वो किसी भी तरह से, बल्कि हम तो वॉर ऑन टेरर में अमेरिका के इत्तेहादी रहे हैं। सो ये सोचा जाना अमेरिका का कि पाकिस्तान उसके लिए खतरे का बायस बन सकता है, मेरे लिए ये ज्यादा अचंभे की बात है। पाबंदियां ठीक है, इसको भी एक बड़ी खबर कहा जा सकता है, लेकिन ये अमेरिका के लिए कोई नई बात नहीं है। अमेरिका लगाता रहता है, रूसी कंपनीज पे पाबंदियां लगाता है, चाइनीज कंपनी पे लगाता है, लेकिन अमेरिका अगर पाकिस्तान को खतरे की नजर से देख रहा है तो फिर ये हमारे लिए सोचने वाली बात है, क्योंकि पाकिस्तान ना चाह के भी किसी भी तरह से अमेरिका के लिए खतरा बन नहीं सकता। हमारा IMF प्रोग्राम भी अमेरिका के मरहूने मिन्नत रहता है। हमारा और इसके साथ साथ हमारा जो कम से कम भी $6 अरब की हम ट्रेड करते हैं अमेरिका से, पाकिस्तानी बहुत बड़ी तादाद में वहां पे रहते हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है किसी भी तरह से कि अमेरिका पाकिस्तान अमेरिका के खिलाफ कोई भी इकदाम कर सके। तो अमेरिकियों का या अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन का ये महसूस करना कि पाकिस्तान उसके लिए खतरा बन सकता है, मेरे लिए ये बहुत अचंभे की बात है। ठीक है डॉक्टर हुमा बकाई साहबा, आप हमारे साथ मौजूद हैं। लॉन्ग रेंज जो मिसाइल हैं उन पर एतराज़ात, क्या ये इजराइल को बचाने की कोशिश है? देखिए जी, मैं आपसे गुजारिश करूं, ये तकरीबन एक मज़ाक़ खेज बात है और इस पे अमेरिका में भी यही कमेंट हो रहा है कि दिस इज अ वेरी हिलेरियस थिंग टू से, क्योंकि इसकी कोई समझिए लॉजिक नहीं बनती। और वो इसलिए लॉजिक नहीं बनती जी कि अगर ऐसा ही साउथ एशिया से उन्हें खतरा है तो फिर इंडिया
तो मार्च तक चला गया उनकी डिलीवरी सिस्टम, तो वहाँ है। जहाँ तक इन सैंक्शंस का ताल्लुक है, ये केटरिंग टू द इंडियन लॉबी है लार्जली, और जो इंडिया चाइना नेक्सस है उसको समझिए हिट करने की एक अटेम्प्ट है, क्योंकि सैंक्शंस में तो पाकिस्तान 50 साल से हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम जब से है, उसमें थोड़ी बहुत समझिए जो आसानी आई वो उस वक्त आई जिस वक्त अमेरिका को हमारी बहुत सख्त जरूरत थी, और इसी वजह से शायद हम न्यूक्लियर पावर बन भी गए, वरना अगर उनका बस चलता तो वो ये कभी होने ना देते। तो पाकिस्तान ने अपने दिफाई इंटरेस्ट या अपने बका के इंटरेस्ट पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, और उसने वो सब कुछ किया है जो उसे करना है, जिसमें ये डिलीवरी सिस्टम्स भी शामिल है और एक्सपेंशन ऑफ द न्यूक्लियर प्रोग्राम भी शामिल है। देखिए, हम मिनिमम डेटरेंस से शुरू हुए थे, हम मिनिमम डेटरेंस से फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस पे इसलिए गए कि इंडिया की एक्सपेंशन के लिए हमें अपने आप को तैयार रखना था। हम डे वन से डिफेंसिव रियलिज्म पे चलते हैं, हमारा जो पूरा कॉन्स्ट्रक्ट है फौज का भी और न्यूक्लियर प्रोग्राम का भी, वो डिफेंसिव है इन नेचर और इंडिया स्पेसिफिक है, इंडिया सेंट्रिक है। हम इस बारे में कोई अपने समझिए वर्ड्स च्यू नहीं करते, कोई इबहम नहीं रखते। अच्छा। और जब सिक्योरिटी बैलेंस में प्रॉब्लम आती है साउथ एशिया में, तो ये फिर बड़ा मसला बन सकता है। तो मेरा तो ख्याल है कि इसका पाकिस्तान की न्यूक्लियर प्रोग्राम पे जीरो इम्पैक्ट है। ऑलरेडी अमेरिका से बिल्कुल वाज़ेह स्टेटमेंट आ गया साफ सुथरा कि जी ये हमारे जो न्यूक्लियर ताल्लुकात हैं उन पे कोई असर अंदाजी नहीं होगी। दिस इज अ स्टॉर्म इन अ टी कप। अभी 2-3 दिन इससे बात होगी और ये फिजल आउट हो जाएगा। जहाँ तक सैंक्शंस का ताल्लुक है वो भी निगोशिएट हो जाएंगे। और मैं आपको एक और बात की गुजारिश कर दूँ, क्योंकि मुझे जाना है, मुझे 2 मिनट दीजिएगा। देखिए, इंडिया का ये वतीरा है कि वो जो हमारा फ्री ट्रेड है फॉर सेफ न्यूक्लियर एनर्जी वगैरह, या ओवरऑल जो हमारा कमर्शियल ट्रेड है चाइना के साथ, वहां पर भी वो कतरन लगाता है। फॉर एग्जाम्पल, वो जो एक नॉर्मल यूज की मशीन है उसको पकड़ के ये प्रोपेगेंडा कर देता है कि ये डुअल यूज की है, यानी ये न्यूक्लियर एक्सपेंशन के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। फिर उसके हवाले से जब सबूत मांगा जाता है तो वो गायब हो जाता है, क्योंकि सबूत है नहीं। और पाकिस्तान का शुमार उन कंट्रीज में है जिनका प्रोलिफरेशन हिस्ट्री इंतहाई उम्दा है, वेटेड बाय द वेस्ट। इंडिया की प्रोलिफरेशन हो चुकी है, रशिया से हो सकी है, पाकिस्तान के ऊपर वो कभी उंगली नहीं उठा सके। और उसको हमने और आपने वेट नहीं किया, इसको अमेरिकन वेस्टर्न एजेंसीज ने वेट किया है। डरहम यूनिवर्सिटी, ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज ने इसको वेट किया है। तो मैं आपसे गुजारिश करूँ, दिस इज अ लॉट ऑफ नॉइज ओवर नथिंग। और पाकिस्तान ने तो जिस तरह रिस्पॉन्ड किया, मेरा ख्याल है अमेरिका को ये सोचना चाहिए कि जिस तरह ये दुनिया आगे बढ़ रही है, अगर सब बंदियां होनी है तो क्या वो बिल्कुल पाकिस्तान को किनारा कर कर चाइना कैंप में भेजना चाहता है? क्योंकि पाकिस्तान तो इस वक्त चाइना और वॉशिंगटन दोनों को कल्टिवेट करता है। अच्छा हुसैन, मैडम इसमें हुसैन हक्कानी साहब ने भी एक्स पे ट्वीट किया था। उनका कहना है कि चूंकि चाइना की तरफ हमारा झुकाव है, उसकी वजह से ये चीज़ें सामने आई हैं। साथ ये भी कहेगा कि ये जो बाइडन इंतजामिया के रुखसती है, इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जाते जाते वो ये करना चाहते हैं, या ये अमेरिकन डीप स्टेट का फैसला आपको लगता है? मेरा ख्याल है इट इज अ बिट ऑफ बोथ। जो चाइना के साथ तिजारती जंग है वो ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन में जाके तो ज्यादा मुश्किल होने वाली है। अच्छा। और उन्होंने उसकी तरफ से इशारे भी दिए। और बेसिकली इट इज ऑल्सो इजरायली सिक्योरिटी जिस पर सवाल उठता है, क्योंकि इजराइल ईरान से स्केप्टिकल होता है, तो इजराइल उन तमाम ममालिक के से स्केप्टिकल होता है जिनके पास इस तरह की कैपेबिलिटी या कैपेसिटी है। और देखिए, जो बिल्कुल वाज़ेह और अहम बात है जिसे हम पाकिस्तानियों को समझना चाहिए, मिडल ईस्ट में जो हुआ, गजा के साथ जो हुआ, यूक्रेन के साथ जो हुआ, इसने बावर करा दिया है दुनिया को कि कलेक्टिव सिक्योरिटी नामी कोई शय एग्जिस्ट नहीं करती। ह्यूमैनिटेरियन लॉ, इंटरनेशनल लॉ की धज्जियां उड़ जाती हैं जब पावर पॉलिटिक्स एट प्ले होती है। और ये आज से ज्यादा रियलिज्म कभी जिंदा नहीं हुआ जैसे आज जिंदा हुआ है। तो अपना दिफा खुद ही करना है। अगर पाकिस्तान के पास ये दिफाई सलाहियत नहीं होगी तो आप सोचिए कि फिर क्या होगा। अभी तो सैंक्शंस की बात हो रही है, अगर हमारे पास वाकई ये दिफाई सलाहियत ना हो
तो इंडिया हमें किस तौर ट्रीट करे, और कुछ वेस्टर्न पावर्स भी जो इंडियन इन्फ्लुएंस या इंडियन प्रोपेगेंडा में आती हैं वो किस तरह हमें ट्रीट करे। तो मेरा ख्याल है कि हमें अपने पाँव पे इस हवाले से, डिफेंस के हवाले से खड़े रहना चाहिए। हमारा इम्पेनेट्रेबल सिक्योरिटी है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये जो छोटी मोटी हवा के झोंके हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि आप देखिए जी कितनी सैंक्शंस थी जब न्यूक्लियराइजेशन की तरफ गए थे, लेकिन अगर ना जाते तो शायद आज बका पे सवाल उठ जाता। ठीक है, हमारे साथ मौजूद थी डॉक्टर हुमा बकाई साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अली हैदर हमारे साथ मौजूद है, सीनियर एंकर पर्सन है। अली हैदर, इसका एक सियासी पॉइंट ऑफ व्यू भी है, मैंने अपने इंट्रो में भी बताया, जो कि सज्जाद बरकी साहब हैं, अमेरिका में तर्जुमान भी हैं बानी पीटीआई के। इन पे आप कहिएगा, वो ये कहते हैं इसकी हिमायत कर रहे हैं अमरीकी पाबंदियों की, गो के इससे लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। शेर अफजल मरवा साहब कहते हैं कि उनके पास पार्टी ओहदा नहीं है, उन्हें पीटीआई से ना जोड़ा जाए। लेकिन ये क्या वजह है कि हम पीटीआई की तरफ से देखते हैं, माजी में हमने देखा कि आईएमएफ को बाकायदा कहा गया कि इन्हें लोन ना दिया जाए। देखिए, अगर आप पीटीआई की बात करते हैं तो वो तो एक डेस्परेट अटेम्प्ट थी खुद को बचाने की पीटीआई की तरफ से कि पाकिस्तान को लोन ना दिया जाए और इस तरह की पाबंदियों का मुतालबा करना डेस्परेट अटेम्प्ट थी। अच्छा, लेकिन अब अगर आप अब का सिनारियो देखें तो जो ट्रंप के एलची हैं उनकी तरफ से इमरान खान की रिहाई का मुतालबा करना ये बहुत बड़ी जीत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। भले इसको आप लॉबिंग का नतीजा कह लें या इमरान खान की पॉपुलैरिटी कह लें, ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ी जीत है और पीटीआई इस पे बैंक कर रही है। हम इससे पहले मैं अपनी बात करूंगा, हम मजाक उड़ा रहे थे पीटीआई का कि दे आर बैंकिंग ऑन डोनाल्ड ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप आएगा तो हम इमरान खान के लिए आसानियां पैदा हो जाएंगी, वो इमरान खान को सपोर्ट करेगा। तो उस वक्त तो हमें ये मजाक लग रहा था, लेकिन अब ये बात सीरियस है। और आपने शायद नोट किया होगा कि एक टीवी चैनल की तरफ से जब इस बात को एक और रंग देने की कोशिश की गई तो उस एलची ने दोबारा ट्वीट किया और इमरान खान के पानी तहरीक इंसाफ के रिहाई का मुतालबा किया। तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में अगर उनका एक पॉलिटिकल बायस नजर आ रहा है हमें पाकिस्तान को लेकर के, और ट्रंप, ऐसा तो नहीं कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन या ट्रंप साहब खुद जो है वो इससे अनअवेयर होंगे कि सब कुछ हो रहा है, उनका एलची सब कुछ कर रहा है। तो ये एक आगे चल के मुझे लगता है कि इमरान खान ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत बड़ी सपोर्ट हासिल करने जा रहे हैं, जो कि अब मैं ये नहीं कह सकता क्योंकि मामला लीगल है कि इमरान खान के केसेस में किस तरह उनको हेल्प करेगी, लेकिन इतनी बड़ी सपोर्ट सुपर पावर की प्रेसिडेंट की तरफ से आना या उनके ऑफिस की तरफ से आना, ये तरीके इंसाफ के लिए एक फ्रेश ब्रेथ ऑफ एयर। अब रहेगी बात, जैसे आपने आगाज में कहा था, पाकिस्तान के ऊपर लगने वाली या पाकिस्तानी कंपनीज पर लगने वाली पाबंदियों का, तो वो मैं समझता हूं कि उसको हमारी गवर्नमेंट देख रही होगी और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कुछ थोड़ी डिप्लोमेटिक फेलियर भी है। आप देखें ना, सब चीजें एक साथ हो रही हैं कि अमेरिका का पाकिस्तानी कंपनीज पे पाबंदी लगाना और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में से किसी शख्स का इमरान खान की हिमायत पे बात करना। हाँ, मैं ये मानता हूं कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो चार्ज है, वो देख रही है जब तक कि ट्रंप साहब हल्फ नहीं उठा लेते, लेकिन एक अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट भी तो है, उसका भी तो कोई लोग फैसला होता ही है। तो ये चीजें आने वाली हुकूमत के लिए कुछ अच्छा शगुन नहीं है। और अगर आप ये भी देखें तो आने वाली जो मौजूदा हुकूमत की बात कर रहा हूं, मौजूदा हुकूमत के होते हुए कौमी हुकूमत की बात भी हो रही है। ये भी आपने इस्लामाबाद में 6 गोलियां हो रही हैं कि आज भी फवाद चौधरी ने कौमी हुकूमत की बात की, फिर फवाद चौधरी और शेख रशीद जैसे लोग जो कि रांदा दरगाह हो चुके हुए थे वो भी इमरान खान से मुलाकातें कर रहे हैं। इतनी मुलाकातें पीटीआई के अपनों की नहीं हुई जितनी इनकी हो रही हैं आजकल में। तो ये सारे डॉट्स अगर आप मिलाएं तो ऐसा फीलिंग आती है, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा हो रहा है, एक फीलिंग आती है कि ऊपर कहीं बहुत बड़ा पकड़ा है। अच्छा अली हैदर, अगर हम जिस तरह आप कह रहे हैं कि अमेरिकन के ट्रंप के आने के बाद ये मुतालबा किया जाता है कि बानी चेयरमैन पीटीआई को रिहा कर दिया जाए और रियासत ये मान भी लेती है पाकिस्तान की, गो के कुछ भी कहना कबल वक्त है, तो एब्सोल्युटली नॉट का वो जो एक बयानिया था, क्या पॉपुलैरिटी पे कोई फर्क पड़ेगा पीटीआई की? क्योंकि बयानिया तो ये था कि अमेरिका का इंटरफेरेंस हमें नहीं चाहिए। देखिए, पता क्या है, इस वक्त इमरान खान का जो उनकी प्रोपेगेंडा मशीन है ना, गलत सही वो एक लफ्ज़ बहस है, उसने इतने खूबसूरत तरीके से हमारे मुल्क में चंद लोगों को, चंद एंटिटीज को विलन बना के पेश कर दिया है ना। अब अगर वो ट्रंप के साथ बैठ के भी कह देना एब्सोल्युटली नॉट, या सॉरी कह दें कि हाँ एब्सोल्युटली यस कह दें, अगर वो ट्रंप के साथ भी बैठ के, तो किसी को बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि इमरान खान ने सारे का सारा जो ओनस है वो शिफ्ट कर दिया। अगर आपको याद होगा, इन्होंने कहा कि अमेरिका के कहने पे ये सब कुछ हुआ, फिर ये आ गए, इन्होंने कहा बाजवा के कहने पे सब कुछ हुआ, तो ये अब अमेरिका से शिफ्ट हो गए थे बाजवा पे। कब? जब इन्होंने अमेरिका में लॉबिंग फर्म्स हायर कर ली।
तो उसके बाद इन्होंने अमेरिका अमेरिका कहना छोड़ दिया, आपको याद होगा। फिर ये बाजवा बाजवा करने लगे और अभी तक वही करते आ रहे हैं। और फिर बाजवा के बाद जो अगली क्यादत आती है फौज की, उस पर इल्जाम धरना शुरू कर दिया। तो इन्होंने अमेरिका को और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत पहले बरी कर दिया था। अब यहाँ पे एक और भी बहुत मजे की सिचुएशन है, क्योंकि आज मेरी बात कुछ पीटीआर रहनुमाओं से हो रही थी। अच्छा, वो ये कहते हैं कि नहीं अमेरिका ने नहीं किया था, वो फिर शिफ्ट कर रहे हैं, वो कहते हैं कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने किया था। लेकिन अब तो डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारी तो उससे कोई दुश्मनी नहीं। बल्कि अब फिर डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने आते साथ ही बता दिया कि इमरान खान तो हमारा दोस्त है। क्यों? वो कह रहे हैं इमरान खान को आजाद करो। तो अब अगर आप इस दोबारा डॉट्स मिलाए तो अपने प्रोपेगेंडा को शिफ्ट करने में पीटीआई ने बड़ी ही महारत से काम लिया और वहां पे वो दोबारा हुकूमत को चारे खाने चित कर गई। ठीक है, आखिर में आपसे जानना चाहूंगा, 190 मिलियन पाउंड केस भी मंडे को मुतवक्के है और शेर अफजल मरवा साहब खुद कह चुके हैं कि मामला जो हैं वो 14 साल सजा की तरफ जाते हुए मैं देख रहा हूं। तो इस सिचुएशन में अगर रियासत पाकिस्तान को ये कहा जाता है कि उन्हें छोड़ दें, तो जाहिर है लीगल तौर पर तो ये इतना आसान नहीं होगा। कानूनी यहाँ पे जब तक अदालत नहीं रिहा करने का या जमानत नहीं देगी उस वक्त तक ये मुमकिन नहीं हो पाएगा। इसके साथ साथ जैसे कि आपने कहा पॉपुलैरिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो डाइवर्ट कर देते हैं प्रोपेगेंडा मशीनें जो आपने नाम लिया। इसके बावजूद अगर ऐसा हो जाता है तो जाहिर है कोई गारंटी भी तो देना होगी, और गारंटी बुशरा बीबी का हमने बयान जो सऊदी अरब के हवाले से था, तो अब वो अरब रियासतें जो गारंटी दिया करती थी पाकिस्तान में माजी में सियासतदानों की यहाँ कि ये कुछ नहीं करेंगे, आइंदा रियासत के खिलाफ कोई इकदाम नहीं करेंगे, जल्द से जुलूस धरने नहीं देंगे, ये मुल्क से बाहर जाके बैठ जाएंगे, तो इस किस्म की गारंटी देने वाला भी कोई नहीं होगा। तो रियासत पाकिस्तान के लिए मजीद आप समझते हैं मुश्किल होने वाली है? देखिए, रियासत पाकिस्तान के लिए तो बहुत सी मुश्किलात हैं और हमारी इन मुश्किलात का जो खात्मा है वो न जाने कब हो। हम तो दुआ करते हैं कि अल्लाह करे हो जाए। लेकिन यहाँ पे अब सवाल ये है कि इमरान खान, उनकी जमात अब पॉपुलैरिटी के उस ग्राफ पे जा चुकी हुई है कि अब वो कोई भी जो नैरेटिव देते हैं, स्पेशली आपको पता है हमारे मुल्क में एंटी एस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव तो बहुत अच्छा से चलता है, वो बिक जाएगा। दूसरा ये कि मौजूदा गवर्नमेंट जो है ना वो उस तरह से डिलीवर भी नहीं कर पाई है। हमें मानता हूं कि उन्होंने डॉलर को स्टेबल कर लिया है, इकोनॉमी को एक हद तक उन्होंने डिटोरिएट होने से यानी मजीद खराब होने से रोक लिया हुआ है। बट वो जिसे कहते हैं ना कि एक फ्लाइट पकड़ना और फिर ऊपर जाना, वो अभी तक वो हो नहीं सका। फिर इलेक्शन के ऊपर बहुत से सवालात हैं, उस पर ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखा सके हैं वो। तो मुझे लगता है कि मौजूदा हुकूमत, और फिर आगे अगर आप देखें तो हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है बहुत बुरी तरह पिटी है। आप देखिए कि अमेरिका अगर आज पे पाबंदियां लगा रहे हैं, फॉरेन पॉलिसी फेलियर है ये। फिर इसके साथ हमारे दोस्त अरब ममालिक वो हमारा साथ नहीं दे पा रहे हैं। अभी आपको पता ही होगा कि यूएई ने किस तरह पाकिस्तानियों के ऊपर वीजा तंग कर दिया हुआ है। ये भी एक हमारा फॉरेन पॉलिसी फेलियर्स है, लेकिन छोटे लेवल का है, लेकिन है। हमारी वर्क फोर्स वहां पे काम करती है। तो हमने पोस्ट इमरान खान एक डिक्लाइन देखा है रियासत का। रियासत की परफॉर्मेंस में भी डिक्लाइन आया है और रियासत के इदारे कह लें या हुकूमत चले कह लें, हम मजमूई तौर पे हुकूमत कह लेते हैं, उसकी पॉपुलैरिटी में भी एक डिक्लाइन आया है। लोगों में एक अदम इत्मीनान है, एक डिससैटिस्फैक्शन है और वो अया होती है। अगर कोई ये कहे कि सोशल मीडिया उसका बैरोमीटर नहीं होता तो फिर 8 फरवरी को अगर आप पैमाना बनाना चाहते हैं तो वो भी आपके सामने। आज भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है वो इमरान खान की ही है। तो मैं समझता हूं कि मौजूदा गवर्नमेंट को अब इनके लिए अगला इलेक्शन बहुत मुश्किल होगा। अगर इनको हेल्प ना मिली, खैर हेल्प ना मिलती तो ये वाला इलेक्शन भी अच्छा ना होता इनके लिए, लेकिन अगला इलेक्शन भी इनके लिए कोई आसान नहीं होगा क्योंकि इमरान खान डील कर नहीं रहा, वो उसके प्लेटलेट्स कम हो नहीं रहे, वो बाहर जा नहीं रहा, उसकी पॉपुलैरिटी में किसी तरह की जो कमी है वो वाकया हो नहीं रही और ये बहुत बड़ी दर्द है हुकूमत के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सीनियर एंकर पर्सन हमारे साथ सैयद अली हैदर मौजूद थे और अपनी राय से आगाह कर रहे थे। नाजरीन, अमेरिका की जानिब से सैंक्शंस और उसके बाद चंद कंपनियों पर लगाए गए डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा का ये कहना था कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला और उम्मीद की जा रही है कि आइंदा ये मामला आगे मज़ीद नहीं बढ़ेंगे। नन्ही बच्ची जिसे अपने वालिदैन ने ही कत्ल कर दिया, ये सारा मामला क्या है? एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे और इस पर बात करेंगे। वक्त हुआ ब्रेक।